जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लक्ष्यवादी। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 11 है और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों, अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी की 10 क्लासेस कर ली हैं। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लासेस देख लेंगे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका वर्णन संविधान में कहाँ पर है। पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनका वर्णन संविधान में किस जगह पर है। तो आप बता देंगे कहाँ पर है भैया। भाग आपका 4 हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा और जो अनुच्छेद हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 36 से 51। कितना? भाग 4 हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 36 से 51। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट इसका आप सुन लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि जो आपके भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप बता देंगे कि इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आए तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत ही अच्छे से। उम्मीद है कि आपको सारे अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक रट गए होंगे, याद हो गए होंगे। तो आज हम लोग 36 से शुरुआत करेंगे। देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है ना। बहुत सारे लोग आपको इन्हें डीपीएसपी के नाम से पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, है ना। एक ही बात है ना। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर। अब देखो हुआ क्या, जब आपके संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, है ना, उन्होंने एक बात रखी थी कि जो आपके संविधान में 2 प्रकार के मूल अधिकार होने चाहिए। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मूल अधिकार होने चाहिए। एक तो वो जो तुरंत के तुरंत प्रभावी हो जाए, जो संविधान के बनने पर तुरंत ही प्रभाव में आ जाए, और दूसरे जब जब जरूरत पड़ती रहे तब तब उनको लागू किया जाता रहे। ऐसा उन्होंने मतलब रखा था संविधान सभा के आगे अपना प्रस्ताव। एक आपके वो मूल अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो और एक जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना हो। तो आपके जो मूल अधिकार हैं वो तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कि न्यायालय में जाने से कोई फायदा नहीं, इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। क्लियर। तो उनका जो वो प्रस्ताव था, तो मूल अधिकारों को 2 भागों में नहीं बांटा गया। मूल अधिकार आपके मूल अधिकार रहे, लेकिन जो दूसरा वो कहना चाह रहे थे उनको क्या बनाया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर। यहाँ तक चीज आपको समझ में आई। तो चलो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 36 और 37 को एक साथ पढ़ लेंगे। 36 और 37 को एक साथ याद करेंगे। कैसे? देखो, 36 में क्या है आपका, राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य से मतलब है यहाँ पर सरकार। क्या? राज्य से जो मतलब हो जाएगा यहाँ पर राज्य से मतलब हो जाएगा आपका सरकार। यानी कि राज्य शब्द की परिभाषा है कि कैसे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभाव में लिया जाएगा। क्लियर। जैसी परिभाषा आपकी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में थी, वही आपकी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है। बात क्लियर। अगला है आपका अनुच्छेद 37। 37 क्या है कि डीपीएसपी कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। जो आपके
डीपीएसपी हैं कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इसका मतलब ये है आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। इसके लिए कोर्ट आपको बाध्य नहीं करेगा। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको आपको मानना है तो मानिए और नहीं मानना है तो कोर्ट आपको जबरदस्ती ये चीजें नहीं करवाएगा, है ना। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर? मतलब अनुच्छेद 36 और 37 क्लियर हुआ आपका। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 38 है आपका। अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है आपका कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था। अनुच्छेद 38 और 39 एक साथ याद कर लीजिए। अनुच्छेद 39 कह रहा है आपका धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था। जो आपका राज्य है, जो आपकी सरकार है, वो लोक कल्याण के लिए यानी कि जनता के लिए क्या करेंगे, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करेंगे। समझे? जो सरकार है आपकी वो लोक कल्याण के लिए यानी कि जनता के लिए धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करेंगे। क्लियर? इसके बाद 39, जब आपके सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था हो जाएगी सभी के लिए, लोक कल्याण के लिए, उसके बाद होगा आपका समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि जो भी कार्य किया जाएगा उसके लिए समान वेतन होगा, महिला हो या पुरुष। अगर काम आपका समान है तो वेतन भी समान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम तो आप बराबर करवा रहे हैं और जब वेतन देने की बारी आ रही है तो कह रहे हैं कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाए और पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा सभी को। क्लियर? 39 का क्या कह रहा है आपका, निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि सभी को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, कानूनी सहायता दी जाएगी सभी को। लोक कल्याण के लिए आपको सभी को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। क्लियर? अनुच्छेद 39 का तक आपको क्लियर हुआ। अब आ जाइए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 भाई अलग है, सबसे अलग है। इसको आप सिंगल याद कर लेंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में आप बता देंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा अनुच्छेद 40 में। क्लियर? इसके बाद आप आ जाइए अनुच्छेद 41, 42, 42 और आपका 43, है ना। 41, 42, 43 को एक साथ याद कर लेंगे। कैसे? अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है आपका, कुछ दशाओं में सहायता। कुछ दशाओं में सहायता यानी कि कुछ ऐसी दशाएं जिसमें सहायता दी जाएगी, जिसमें सबको काम दिया जाएगा। कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा का अधिकार, है ना। वही बात है कि कुछ दशाओं में सभी को काम दिया जाए, सभी को शिक्षा दी जाए, है ना। तो कौन सी वो दशाएं हो गई, जैसे आपकी गरीबी, बुढ़ापा, विधवा पेंशन, है ना। जैसे आपके किसी के पास गरीबी है, बुढ़ापा है, तो क्या होगा, सभी को सहायता दी जाएगी। समझ रहे हैं ना। जैसे किसी के पास गरीबी है तो उसे काम दिया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसको गरीबी रहने दिया जाए, काम न दिया जाए। तो कुछ दशाओं में काम दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। जैसे जो गरीब हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको शिक्षा से वंचित रखा जाए, है ना। तो वही है आपका गरीबी, बुढ़ापा, विधवा पेंशन, जो मातृत्व लाभ पेंशन होती है, वो सभी चीजें आपको इसमें है कि कुछ दशाओं में काम भी दिया जाएगा और शिक्षा भी दी जाएगी। क्लियर? अब देखो आपको काम तो मिल गया, अनुच्छेद 41 में मान लीजिए आपको काम मिल गया, है ना, काम मिल गया। क्लियर? अब अनुच्छेद 42 में जब आपको काम मिल जाएगा, तो आप क्या देखेंगे कि जो काम है आपका, काम न्याय संगत होना चाहिए। भाई काम तो मिल गया आपको अनुच्छेद 41 के तहत, लेकिन जो काम है आपका, काम कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। यानी कि जो आपसे काम करवाया जा रहा है वो काम न्याय संगत होना चाहिए, किसी के साथ उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, एवं मनोचित दशा होनी चाहिए, मानवीय व्यवहार होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है
कि आपसे काम करवाया जा रहा है और ऐसे ही जानवरों की तरह, है ना। मनोचित दशा, काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा है आपका अनुच्छेद 42 में। क्लियर। 41 में आपको काम मिला और 42 में आप देखेंगे कि जो आपसे काम करवाया जा रहा है वो न्याय संगत होना चाहिए। क्लियर। अब अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में क्या है, काम मिल गया आपको, काम अच्छा है, जगह अच्छी है, तो निर्वाह मजदूरी, जो आपसे काम करवाया जा रहा है, जो आपसे काम लिया जा रहा है, तो निर्वाह मजदूरी यानी कि जिस तरह का काम आपसे लिया जा रहा है उस तरह की मजदूरी दी जानी चाहिए, है ना। निर्वाह मजदूरी, काम के हिसाब से आपको मजदूरी मिलनी चाहिए, इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए कि आपका निर्वाह हो सके, जीवन यापन अच्छे से हो सके। इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद करेंगे तो आपको अनुच्छेद याद करने में बोरियत महसूस नहीं होगी और आपको पढ़ते पढ़ते अनुच्छेद उंगलियों पे रट जाएंगे, और वैसे रटेंगे तो फिर रटते ही रहेंगे, रटेंगे भूलेंगे, रटेंगे भूलेंगे। इस तरह से एक दूसरे को रिलेट करके याद करेंगे तो अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। पहले आपको काम मिला, फिर काम की आपको क्या मिली, न्याय संगत काम होना चाहिए, मानवीय व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद आपका निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, यानी कि काम के हिसाब से आपकी मजदूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा मतलब काम के हिसाब से आपकी मजदूरी होनी चाहिए। और कुटीर उद्योग, अगर मान लो आपको काम नहीं मिलता है, मजदूरी नहीं मिलती, तो जो आपके उद्योग, अगर कोई उद्योग करना चाहता है, छोटा मोटा उद्योग करना चाहता है, तो उसमें सहायता की जानी चाहिए, है ना। राज्य जो है आपका, सरकार जो है आपकी, उसमें सहायता करेगी आपका छोटा मोटा उद्योग अगर आप खोलना चाहते हैं। क्लियर। इसके बाद अनुच्छेद 44 क्या है आपका, समान नागरिक संहिता। क्या, समान नागरिक संहिता है। देखो 4-4 यहाँ पर है आपका, 4-4 समान है ना, 4-4 दोनों बराबर, तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, 4-4 दोनों समान, तो समान नागरिक संहिता। क्लियर। 4-4 दोनों एक समान है तो समान नागरिक संहिता, मतलब ये है कि समान नागरिक संहिता, सभी को समान वो मिलने चाहिए, अधिकार सभी के समान होने चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कोई भी धर्म या फिर कोई भी जाति इसमें वो नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए अलग कानून होने चाहिए, किसी के लिए अलग कानून होंगे। जो राज्य होगा आपका, सरकार होगी, वो सभी के लिए समान कानून बनाएगी। क्लियर। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा। क्लियर। अनुच्छेद 44 तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। अनुच्छेद 44 तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में क्या था, आर्टिकल 45 में था आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रावधान, जो कि आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 का में जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसे आर्टिकल 21 का में जोड़ दिया गया। कौन सा आपका, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान था। अब आर्टिकल 45 में क्या बचा, फिर आपका 45 में क्या बचा, फिर आपका 45 में ये बचा कि जो आपके 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे थे, कितने, जो आपके 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनकी जो देखभाल होती है, पोषण हो गया आपका, वैक्सीनेशन हो गया, पोषण, वैक्सीनेशन, और जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, पोषण और शिक्षा। आर्टिकल 45 में क्या है आपका, आर्टिकल 45 में है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण, शिक्षा, वैक्सीनेशन की सुविधा, है ना, आर्टिकल 45 में। क्लियर। अब आर्टिकल 46 में क्या है, देखो आर्टिकल 45 में तो आपका हो गया पोषण, वैक्सीनेशन, शिक्षा से संबंधित, है ना, 45 हो गया। जब आपने शिक्षा और पोषण सब कुछ हो गया, तो आपका आर्टिकल 46 में क्या है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान।
जो आर्टिकल आपका 46 है, ऐसा मान लीजिए कि ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। कौन सा? आपका आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान, है ना, शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 46 में। क्लियर? और जो आर्टिकल 47 है आपका, 47 में क्या है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 है आपका, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब ये प्रतिबंध कौन लगाएगा? आप लगाएंगे, हम लगाएंगे, या कौन? इतना तो समझ रहे होंगे ना। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 47 में कह रहा है कि नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो कौन लगाएगा? ये प्रतिबंध आपकी सरकार लगाएगी, ना कि हम लगाएंगे, कि आप लगाएंगे, है ना। नशीलों पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगी आपकी सरकार। हालांकि कई राज्यों में ऐसा प्रतिबंध लगाया भी गया है, जैसे आपके बिहार में उस पे शराब बैन कर दिया गया है ना। तो वही है, जो नशीले पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाएगी सरकार। क्लियर? अब देखो, जब नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, आदमी क्या करेगा? नशा से मुक्ति हो जाएगा। अब वो नशे में तो रहेगा नहीं भाई, नशे में नहीं रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जब वो स्वस्थ रहेगा तो क्या करेगा? कुछ काम धंधा करेगा, है ना। नशे में जो रहते हैं, आर्टिकल 47 के तहत अगर वो नशे में बने रहे तो क्या काम धंधा करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जब नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा 47 में, फिर उसका नशा खत्म, फिर वो आ जाएगा आर्टिकल 48 में, नशा खत्म हो जाएगा, फिर वो काम करेगा, अपना कुछ कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, है ना। तो वही है आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। क्या? आर्टिकल 48 में क्या है आपका? कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। और जो दुधारू पशु होते हैं, क्या? जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, है ना। दुधारू पशु हत्या पर रोक, है ना। जो आपके दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, आर्टिकल 48 में। क्लियर? 47 में नशा खत्म, 48 में काम धंधा किया, कृषि किया, पशुपालन किया। क्लियर? फिर जब कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, फिर जब वो बाहर जाएगा ना खेतों की तरफ, तब वो देखेगा कि हाँ कुछ हरा भरा है। मनुष्य जब बाहर खेतों की तरफ जाएगा तो उसे लगेगा कि हाँ यहाँ तो पेड़ पौधे भी होने चाहिए, है ना, पेड़ पौधे भी होने चाहिए। वही आपका आर्टिकल 48 का 48 में क्या है? पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना, वन की रक्षा करना, और जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करना, यानी कि पेड़ पौधे लगाना। इससे आप समझ सकते हैं ना, पेड़ पौधे लगाने से आप याद कर सकते हैं, खेतों की तरफ गया, पेड़ पौधे लगाने की उसको याद आ गई। क्लियर? ये हो गया। अब आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 क्या कह रहा है आपका? कि राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की रक्षा करना। जो आपकी राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं, जैसे आपका लाल किला हो गया, है ना, और भी जो ऐसी इमारतें हैं जो राष्ट्रीय महत्व को दर्शाते हैं, उनकी रक्षा करना क्या है? आर्टिकल 49। क्लियर? बात समझ में आई? अब आर्टिकल 50 यानी कि 50, आर्टिकल 50 में क्या है आपका? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 से याद कर लेंगे आप 50-50, है ना। 50 से 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50 कार्यपालिका को दे दिया गया, 50 न्यायपालिका को दे दिया गया। ऐसे याद कर लेंगे कि 50-50 हो गया हमारा और आपका, 50-50 हो गया, कार्यपालिका आपका हो गया आधा, आधा हमारा हो गया, न्यायपालिका 50-50। क्लियर? ऐसे आप 50-50 करके इसको याद कर लेंगे। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। क्लियर? अब अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है आपका? कि देखो आपने सब कुछ तो कर लिया, नशा से मुक्ति हो गए, खेत कर लिए, वनों का उत्पादन कर लिया, पेड़ पौधे लगा लिए, है ना, सब कुछ हो गया। अब हम लोग अपने देश से बाहर, अंतरराष्ट्रीय देश से बाहर कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय शांति। अब हम काम करेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति पर।
कि सारे मतलब विश्व में आपके शांति बनी रहे, इस पर काम करेंगे, है ना। हमने अपने देश को सही कर लिया, अब हम बाहर के देशों पर शांति बनाने का काम करेंगे। क्लियर। तो अनुच्छेद 51 में है आपका अंतरराष्ट्रीय शांति। क्लियर। बात यहां तक आपको क्लियर हुई। अनुच्छेद 36 से 51 आपको अच्छे से समझ में आए या नहीं, बताओ। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप लोग बताइए, नहीं ना। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आर्टिकल आपको समझ में आ गए हो, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो हम मिलेंगे आपसे अगली किसी क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।